नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का शिलान्यास करने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह चौधरी पहुंचे। दरअसल अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51वीं फीट की प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था और इस पर मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह चौधरी पहुंचे, जहां पर प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी बातचीत की। देखिए, पंजाब और हरियाणा, पंजाब में इतना गन्ना होता है और हरियाणा में, दोनों में मिलकर इतना गन्ना होता है जितना अकेले मेरठ जिले की में पैदा होता है, अकेले। और इन दो को छोड़ के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में है। अभी 10 रुपए प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाए हैं। सितंबर में हमारी मीटिंग होगी, गंभीरता से विचार किया जाएगा और गन्ने का उचित मूल्य निश्चित रूप से दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, तो दूसरी ओर महिला कांग्रेस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। महिला कांग्रेस का कहना है कि पूर्व में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब गैस पेट्रोल के दामों में अगर 50 पैसे की बढ़ोतरी भी होती थी तो स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाया करती थी, और अब जब उन्हीं की सरकार है और सरकार के आने के बाद से महंगाई चरम पर पहुंच गई है, तब उन्होंने चुप्पी साध ली है। देखिए, बिल्कुल जो स्मृति ईरानी आज भोपाल में आई है उसका महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है, और ये महंगाई की वो देवी है कि ये सिर्फ इसको घर में बैठ के ही पूजा जा सकता है, इनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनने महंगाई आज रोडों पे निकाली है। जब कांग्रेस के समय महंगाई होती थी, अगर 5 पैसे भी बढ़ते थे, 10 रुपए भी बढ़ते थे किसी चीज पे, तो इनको महंगाई डाइन लगने लगती थी। लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है, तो वही महंगाई इनकी डार्लिंग लग रही है। सरकार आने से पहले जनता को गुमराह करते हैं कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार बनते से ही ये सरकार जो अपने आप में मदमस्त हो गई है। मुरादाबाद में बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और सब्जी के दाम बढ़ने से लोगों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ने से व्यापारी से लेकर खरीदार तक सब परेशान हैं। सब्जी महंगी होने से लोगों के सामने समस्याएं हैं और इसका सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है। जीना ऊपर कर रखा, क्या चीज खाएं? 50-60 रुपए से कम को है ही नहीं। टमाटर हुए 60 रुपए को, समझे। मिर्चें हैं वो 25 रुपए की पाव है। खाए तो क्या खाए, गरीब आदमी कमर तोड़ दी इस हुकूमत ने। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि या तो इसको महंगाई को मतलब कम किया जाए या फिर वैसा भी सब कुछ जहर दे के जाए। कहना ही क्या है, मोदी सरकार में तो सब महंगाई है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। और क्या कहना है, खरीदना तो है ही, ये तो ज़रूरत की चीज़ है, इसको खरीदेगा इंसान। कुछ नहीं, ये तो हर साल होता ही है। थोड़ा बारिश का मौसम हो जाता है, तेज़ गर्मी की वजह से थोड़ी फसल जो है मर जाती है, इस वजह से रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि माल आना कम हो जाता है। टमाटर और मिर्चों के भी रेट बढ़े, क्या कहेंगे? टमाटर मिर्च के रेट बढ़ गए थे इस वजह से कि टमाटर की फसल जो है कुछ मारी गई है, कुछ बरसात की वजह से, कुछ तेज़ गर्मी की वजह से, तेज़ धूप से ना टमाटर मर जाता है, इस वजह से थोड़ा रेट बढ़ गए हैं। इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं। और दतिया शहर के राजघाट तिराहे पर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर मारकर उसकी जघन्य हत्या कर दी है। मृतक की पहचान नरेश पाल के रूप में हुई, और बता दें आपको कि नरेश पाल ने राजघाट तिराहे के पास 2 लोगों के साथ मिलकर शराब पी थी। माना यह जा रहा है कि इसी दौरान उन सब में आपस में विवाद हुआ और इस पर नशे में उन्होंने साथियों के साथ मिलकर नरेश की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसके बाद नरेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि राजगढ़ तिराहे पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है, जिसको शिनाख्त की गई। तो नरेश पाल नाम के व्यक्ति की शिनाख्त की, उसकी कार्रवाई की गई है और मृतक को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। शीघ्र ही कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और हापुड़ के सिंभावली में NH 9 पर न्यू बाईपास के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। इसमें कार सवार मां बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता घायल हुआ है। कार सवार दिल्ली की ओर जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने खंबे से टकराने की वजह से नियंत्रण खो दिया। बता दें कि मुरादाबाद के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है। राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। स्टीयरिंग फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई, जिससे कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमालपुर गांव का है, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे तमाम घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद के ग्रामीण इलाके में ढेला नदी का पानी घुसने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि खानपुर दादूपुर के रास्ते भोजपुर जाने वाले रेलवे अंडरपास पर पानी भर चुका है। लबालब तरीके से पानी भरा हुआ है और ग्रामीणों ने अंडरपास को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कई ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी जो फसल है वो भी पानी में डूब चुकी है। फिरोजाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां थाना नारखी क्षेत्र में गांव नागला राधे में रेत पर लगे विद्युत तारों से करंट लगने की वजह से किशोर की मौत हो गई। इस मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पहले गांव नंगला राधे पचवान फिरोजाबाद में एक छोटे से बच्चे, करीब 14-15 साल के बच्चे की तार से करंट लगाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके शव को भी छिपाया गया और आज तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की दोषियों के खिलाफ। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया है पुलिस ने, उनको नहीं तो कोई दबिश ने उनको गिरफ्तार किया। आज समाज के सभी लोग एकत्रित हुए हैं, महापंचायत हुई है हमारी। अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो महा आंदोलन होगा और हम सब अधिकारियों से भी मिलेंगे और हमारा ये प्रशासन को ये खुला चेतावनी है और हम लोगों का ये आग्रह भी है उनसे कि अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम महा आंदोलन करेंगे। क्या कारण है कि आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है? अब ये प्रशासन ही जाने क्या कारण, क्यों नहीं वो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। वे लोग बड़े अप्रोच वाले हैं, हमारा सीधा साधा गरीब समाज है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और हम लोग अब आज हमने एक ये संकल्प लिया है कि हम महा आंदोलन करेंगे। और रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि बताया जा रहा है कि इस दौरान कार के बोनट में बाइक फंस गई, जिसे कार सवार 8 किलोमीटर तक घसीटता रहा। इसकी वजह से कार में आग भी लगी है और हालांकि कार में आग लगने की वजह से कार सवार डॉक्टर दंपति CS राठौर और उनकी पत्नी ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। ये हमारे भाई साहब और हमारे मित्र विभांशु श्रीवास्तव बड़े भाई हैं और निशांत सिंह हमारे परम मित्र हैं। ये दोनों लोग गए थे KTL में 4 व्हीलर बुक करा के लौट रहे थे। तो ये लोग अपनी साइड से आ रहे थे और पीछे से आ रही XUV 500 ने इन लोग को पीछे से ठोक दिया। इन लोग के भयंकर चोट आई और वो गाड़ी खींचती हुई, जो बाइक थी, बाइक खींचते हुई त्रिपुला तक आई। त्रिपुला में उस गाड़ी को आग लग गई, ड्राइवर फरार है। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग घायल हुए हैं। और क्या स्थिति है? निशांत सिंह की हालत तो बहुत नाजुक बताई जा रही है यहाँ अस्पताल में, बाकी लखनऊ उनको रेफर कर दिया गया। और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के अवैध मादक पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पर आज करैरा थाना प्रभारी ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल करैरा थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें अवैध शराब भरी है वो सड़क के किनारे करौरा की तरफ आ रही है। एक मोटरसाइकिल चालक स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे चलकर रेकी कर रहा है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्कॉर्पियो काले रंग की गाड़ी में अवैध रूप से शराब भरकर द्वितीय तरफ से आ रही है। उक्त वाहन के संबंध में मसावरी तरह पर चेकिंग लगाई गई। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल आगे चल रही थी जो रोड क्लियर कर रही थी, उसको पकड़ा गया। उसके जस्ट पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको पकड़ा गया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 आरोपी बैठे थे। उसके अंदर चेक किया गया, उसमें 36 पेटी देसी प्लेन शराब भरी थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी को जब्त किया गया है, मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। आरोपियों को विरुद्ध धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। करीब 10.25 लाख का माल बरामद किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 6,100 करोड़ रुपए की कई बड़ी बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं की नींव रखी और कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है ताकि देश का कोई भी कोना तेज विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए। इस अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जब आज भारत दुनिया के 5वें सबसे बड़े आर्थिक शक्ति बन चुका है तो उसमें तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कमी आएगी। ये विशेष रूप से उन एरिया से गुजरता है जहां विकास का अभाव था, जहां हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा। करीमनगर वारंगल सेक्शन के 4 लेन में बदलने से हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल SEZ की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। साथियों, भारत सरकार आज तेलंगाना में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है उसका लाभ तेलंगाना की इंडस्ट्री को हो रहा है, यहाँ के टूरिज्म को हो रहा है। तेलंगाना में जो अनेक हेरिटेज सेंटर्स है, आस्था के स्थान है, वहां आना जाना अब और अधिक सुविधाजनक हो रहा है। यानी किसान हो या फिर श्रमिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, सभी को इसका लाभ हो रहा है। इससे युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 900 वर्ष पहले 1,000 करोड़ से भी कम था। आज ये 16,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है। अब रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर ईडी के द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की करीब 52 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में उतरे।
केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और ईडी को घेरा है और कहा कि ईडी ने सभी चैनलों पर चलवाया है कि उन्होंने सिसोदिया की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, लेकिन मनीष सिसोदिया के सिर्फ 2 फ्लैट हैं जो कि 65 और 5 लाख रुपए कीमत रखते हैं और एक बैंक अकाउंट जिसमें 11 लाख है वो जब्त किया गया है। ये फ्लैट 2018 से पहले खरीदे गए थे जब कोई एक्साइज पॉलिसी नहीं आई थी। आप लोगों ने देखा कि कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करना है। और इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक और बार मोर्चा खोल दिया और कहा कि आज जो चारों तरफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दिख रहे हैं, असली पावरफुल कैबिनेट इन्हीं ठगों की है। कोई ठग खुद को अमित शाह का भतीजा बताता है तो कोई नड्डा जी के एक करीबी होने की बात करता है। इन्होंने कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बनाया है। इस बीच उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ, असली पावरफुल कैबिनेट इन ठग्स की है। ये लोग चला रहे हैं। नीरज सिंह राठौड़, मत पूछिए कहां के हैं, गुजरात के हैं। अंकित सिंह, मत पूछिए कहां के हैं। वासुदेव तावड़े, सत्येंद्र चतुर्वेदी, ब्रिजेश रत्न, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने आप को कोई अमित शाह का भतीजा बताता है, कोई अमित शाह का करीबी बताता है, कोई नड्डा जी। अब नड्डा जी तक के करीबी लोग पावरफुल हो गए, बताइए। नड्डा जी खुद नहीं हो पाए और उनके करीबी लोग पावरफुल हो गए। ये मजाक तो है, लेकिन देश के साथ हो रहा है। अब नीरज सिंह राठौड़ तो नड्डा जी का निजी सहायक बताता है अपने आप को, और ऐसा महान आदमी कि कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया। बताइए साहब, विधायकों को मूर्ख बना दिया, इतना बड़ा ठग। और पुलिस ने इसको नागपुर में जाकर जो विधायकों को मंत्री बनाने का झांसा दे रहा था, उस आरोप में गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि इतना आत्मविश्वास इन ठगों को कैसे आता है? हमने तो सुना था कि मोदी जी का आतंक चलता है चारों तरफ। अब नड्डा जी आपका ये कैसा सहायक जिसने ठग डाले आपके विधायक, इस तरह का सहायक? अच्छा, ये तो हम आश्वस्त हैं कि आप लोग वोट लेकर ठगी कर जाते हो, काम नहीं करते लोगों के। यहां आपके नाम से पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे। वो विधायक बेचारे रो रहे हैं, मंत्री नहीं बने। पैसे किसने लिए, किसके नाम से लिए, किस तक पहुंचे, कहां पहुंचे, कौन है ये लोग? फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के, अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में, यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं? एक लिस्ट जारी करिए, देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं। हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दौर देखे हैं। आप लोगों ने इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दौर देखे हैं। अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले के भी दौर देखे। ऐसा दौर कभी नहीं देखा जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके। ये दौर हमने पहली बार देखा।
और बदस्तूर लगातार ये दौर हम देखते चले जा रहे हैं। लगातार कोई ना कोई नाम आ ही जाता है कि साहब इसने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, कोई Z+ ले रहा है, कोई लोन दे रहा है आप ही के LG को। ऐसे महान लोग, ऐसा लगता है कि ठगी का एक बहुत बड़ा बरगद नई दिल्ली में है और उसके नीचे छोटे छोटे खरपतवार की तरह ठग चल रहे हैं, उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं। इनको श्रय प्राश्रय किसने दे रखा है, शरण किसने दे रखी है, इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? हु गिव्स प्रोटेक्शन टू दीज petty thugs, petty criminals who are misusing the names of the Prime Minister of India, of the Home Minister of India? It's not a joke. It's a very serious security concern also. I may be laughing about it, but it's not a joke. कोई नड्डा जी का नाम ले रहा है, हमें तो लगता है कि सब एक ही शाख के पंथ। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।